केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन इसके लिए नियम और काम की रूपरेखा जिसे हम कहते हैं यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जो कि एक सबसे बड़ा अपडेट यहां पर माना जा रहा है। पिछले लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। अब ये आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों की सैलरी और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करेगा। सरकार ने बताया कि इस आयोग में एक चेयरमैन, एक सदस्य पार्ट टाइम और एक सेक्रेटरी होंगे। ये टीम बनेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में एक अस्थायी रिपोर्ट यानी कि इंतरिम रिपोर्ट भी दी जा सकती है। इस फैसले से साफ है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर काम शुरू करने वाली है। हालांकि ये बदलाव तभी लागू होंगे जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और सरकार उसे मंजूरी दे देगी। और अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और अब अगला कदम होगा रिपोर्ट तैयार करना, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है। तो प्रवीण सर, पिछले जनवरी में इसका अनाउंसमेंट हुआ था 8th पे कमीशन का और अब तक एक अपडेट का इंतजार था जो कि अब केंद्र सरकार की तरफ से आ गया है और उसी के लिए हम आज मनी सेंट्रल को लाइव भी कर रहे हैं। तो आप इसे सरकार का कितना बड़ा कदम मानते हैं, खासकर जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है सर ये? नहीं, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं सिमरनजीत समझने वाली जी। पहली बात ये कि जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, 50 लाख कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के वो, और लगभग 70 लाख पेंशनर, जी, लगभग 1 करोड़ से ऊपर ये तादाद जाती है। इन तमाम जो पूरा जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स हैं और उनके साथ उनकी फैमिलीज, इन सबका इंतजार था कि सरकार ने जो ऐलान किया था 16 जनवरी को इसी साल इस 8वें वेतन आयोग के गठन का, कि सरकार 8वां वेतन आयोग लेके आएगी, उसका ऐलान किया था। और उसके बाद आज जाकर उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर सरकार का कैबिनेट में मोदी सरकार का एक डिसीजन आया है। तो जो करोड़ों लोग थे उनका इंतजार था कि कब सरकार इसको घोषित करेगी। कई बार बीच में ये बात आई कि सरकार हो सकता है आगे ले जाना चाहती है, क्यों ड्रैग कर रही, क्यों डिले हो रहा है, इसको लेके बहुत सारे सवाल थे। कर्मचारी संगठन आंदोलन भी बार बार कर रहे थे। अब आकर यहाँ पे इन तमाम लोगों को एक तरह से फेस्टिवल का जो सीजन था उसके बाद भले गिफ्ट मिला है दिवाली के बाद, लेकिन आज का दिन भी बेहद अहम है। आज छठ का त्यौहार है और देश के लाखों करोड़ों लोग जो है पर्व को मनाते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वहाँ पे वो ये है कि पिछली बार जब इस आयोग के गठन का ऐलान किया था तब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। इस बार जब सरकार ने गठन किया है तो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और आज छठ का त्योहार है। तो टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यही मेरा आपसे अगला सवाल रहने वाला था कि क्या ये चुनाव को भुनाने के लिए, चुनाव को देखते हुए, क्या इसीलिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया सर? नहीं, देखिए ये सीधे तौर पे कहना कि चुनाव को भुनाने के लिए सरकार ने कदम उठाया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जो पूरी टाइमिंग है उसको पर्सपेक्टिव में लेकर आने की कोशिश करूँगा। छठ का त्यौहार है, बिहार में इलेक्शन है, और तीसरी इससे जुड़ी बात यह है कि बिहार की बड़ी तादाद में लोग केंद्र सरकार की, रेलवे की, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेके आर्म फोर्सेस तक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है बिहार की बड़ी आबादी केंद्र सरकार के कर्मचारियों में शुमार होती है। तो क्या उस तबके को लुभाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया इस वक्त जब चुनाव होने वाले, लेकिन टाइमिंग के इतर अगर हम देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों को एक बड़ी सौगात मोदी सरकार ने आज दी है। अच्छा, ठीक है सर, ये तो एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सरकार की तरफ से सामने आया और जो एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। हालांकि अभी सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है, अभी आगे और काफ़ी काम होना बाकी है और देखना होगा कितना समय लगता है। लेकिन सर, अगर 8वां वेतन आयोग ये लागू हो जाता है तो सरकार पर कितना अतिरिक्त खर्च यहाँ पर आपको आप कह सकते हैं कि बढ़ सकता है सरकार? नहीं, देखिए इसको लेके अलग अलग आकलन है, अलग अलग रेटिंग एजेंसियों और अलग अलग जो एनालिस्ट्स हैं उनके आकलन है, एक्सपर्ट्स के। इसकी सही जो जानकारी आएगी दरअसल वो आएगी 8वें वेतन आयोग में सिफारिशें किस तरह की जाती हैं।
कितनी सैलरी हाइक की बात आएगी, 32%, 34% सैलरी हाइक तक की बात कही जा रही है अलग अलग उसमें। तो अब सरकारी खजाने पे बर्डन आएगा, ये तो तय बात है। लेकिन चूंकि ये 10 साल बाद प्रोसेस शुरू होती है, पिछला 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, ऐलान किया गया था, 2016 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था। इस बार सरकार ने 2025 की शुरुआत में इसका ऐलान किया। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करा जाएगा, ये कहा गया है। एक जो बड़ी चीज़ है इसमें वो ये कही गई है कि 18 महीने का वक्त दिया जाएगा आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए। इसका मतलब ये है कि अब से 1.5 साल का वक्त है। 1.5 साल का मतलब ये है कि आप 1 जनवरी से जब लागू कर रहे हैं तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू किया जाएगा। अब कितना सरकार पे देखो, खजाने पे वजन पड़ेगा 1 लाख करोड़ का। पिछली बार जो 2016 में जब लागू किया गया था 7वां वेतन आयोग, 2014 में जब उसके गठन का ऐलान किया था, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का जो है वो फिस्कल बर्डन होने की बात कही गई थी। जीडीपी पर जो है वो 0.67% का उसका बोझ था, ये बात कही गई थी। अब चूंकि इतने वर्षों बाद 10 साल बाद आ रहा है, जाहिर तौर पर उसमें रकम में इजाफा भी होगा और सरकार के खजाने पर बोझ भी बढ़ सकता है। लेकिन आप ये भी बात समझ कर चलिए कि अगर 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का खजाने पर बोझ बन रहा है तो वो पैसा आ भी अल्टीमेटली सिस्टम में ही रहा है, क्योंकि लोगों के पास जब ज़्यादा इन हैंड सैलरी ज़्यादा आएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो ये पैसा फिर जो कंजम्पशन बूस्ट देने की सरकार की एक कोशिश हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, वहाँ ये काफ़ी मददगार साबित होगा। और अल्टीमेटली असर कहाँ दिखाई देगा? अल्टीमेटली असर दिखाई देगा आपको देश की इकोनॉमी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ने में। बिल्कुल सर, जैसे आपने कंजम्पशन बूस्ट की बात करी, तो सरकार इस साल जब बजट आया था, बजट से ही सरकार का हमें साफ नजर आया मकसद है कंजम्पशन बूस्ट करना, चाहे उसमें टैक्स पेयर्स को राहत दी गई हो। जिस तरीके से आरबीआई ने इस साल 1% तक रेपो रेट कम किए, उससे भी कंजम्पशन बूस्ट में फ़ायदा मिला। उसके बाद जीएसटी रिफॉर्म हुए, अभी पिछले जो 1 महीने के नंबर्स देखे सेल्स की, तो इससे भी साफ होता है कि किस तरीके से कंजम्पशन यहाँ पर बूस्ट हो रही है। तो ये भी सरकार का एक वही कदम है कि कंजम्पशन बूस्ट हो, ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में आए, बाजार में आए और ज़्यादा लोग खर्च कर पाएँ। हाँ, लेकिन ये थोड़ा डिलेड प्रोसेस होगी, क्योंकि 18 महीने का आपका टेन्योर है। 8वें वेतन आयोग का एक टेम्परेरी आयोग होता है जो कि आपका डिस्पेंड हो जाता है एक तरह से आयोग की सिफारिशें होने के बाद। और जब जो आयोग की सिफारिशें होती हैं उनको सरकार माइनर इम्प्रूवमेंट के साथ या सुधारों के साथ उसको सरकार एज इट इज़ लागू कर देती है, ये कहा जाता है। तो अब आप ये मानकर चलिए कि 18 महीने बाद दरअसल इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदा बड़ा होगा और ये एक सस्टेन्ड वे में आपको इकोनॉमी में लगातार जो कैपिटल का जो फ्लो है उसको बेसिकली या कंजम्पशन को बेसिकली दिखाएगा। आप अगर फेस्टिवल सीजन की ही अगर हम बात करते हैं तो जो कैट का एक आंकड़ा है, जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन है, देश भर के लाखों ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं उसमें, उनका कहना यह है कि फेस्टिवल सीजन में ही करीब 6 लाख करोड़ का बिजनेस की स्पेंडिंग हुई है, खर्च हुई है। तो ये बड़ा नंबर है। उसके बाद आपका छठ का त्यौहार आया, तो जो जीएसटी के जो 2 स्लैब खत्म कर दिए सरकार ने, उसका सीधा असर इकोनॉमी पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट भी आई थी, सितंबर का बुलेटिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का जारी हुआ था, उसमें भी इस बात का साफ तौर पे जिक्र किया गया है। ठीक है सर। सर आगे भी इस पर सवाल जवाब और करेंगे हम, लेकिन 8th पे कमीशन के कुछ 5 मेन पॉइंट्स हैं, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, व्यूअर्स को बता देते हैं। तो इसमें कुछ 5 मेन पॉइंट्स बताए गए हैं इस 8th पे कमीशन के अंदर। क्या है वो? पहला तो ये कि जो कहा गया है कि सरकार देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही सैलरी और पेंशन इन दोनों में बढ़ोतरी तय करेगी, ताकि खर्च ज़्यादा ना बढ़े, सरकार के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर ना पड़े, इसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। दूसरा जो इसमें मेन पॉइंट बताया गया है वो ये कि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं देश की, उसके लिए भी सरकार के पास पर्याप्त यहाँ पर पैसा बचा रहे, उसकी कमी ना हो, ये है सेकंड पॉइंट। अगला जो सरकार ने हाईलाइट किया वो ये कि
पुरानी पेंशन जैसी जो स्कीम्स हैं जिनमें कर्मचारियों का योगदान नहीं देते, उनका खर्च कैसे संभाला जाएगा, इस पर भी आयोग जो है वो विचार यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा राज्य सरकारों पर इन सिफारिशों का कितना असर पड़ेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि राज्य आमतौर पर केंद्र की सिफारिशों को थोड़े बदलाव के साथ ही अपनाते हैं, इसलिए इसका इम्पैक्ट भी देखना होगा कि स्टेट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन का। और एक जो आखिरी पॉइंट इसमें हाईलाइट किया गया है वो ये कि सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है, इनकम है, उनके जो अलाउंसेस हैं और काम करने की स्थिति की तुलना निजी कंपनियों से, प्राइवेट सेक्टर से की जाएगी, ताकि जो इनकम स्ट्रक्चर है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, उसमें बैलेंस बना रहे। तो सर ये जो 5 पॉइंट सरकार ने यहाँ पर हाईलाइट 8th पे कमीशन के अंदर किए हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सरकार बैलेंस होकर चल रही है कि हम सैलरी बढ़ाएंगे, पेंशनर्स का पैसा भी बढ़ाएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे, उसके लिए पैसे की कोई कमी ना पड़े। तो इस पर सर आपका क्या टेक है? बिल्कुल, देखिए बिंदुवार तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई और मैं भी उसमें एक एक करके इन पॉइंट्स को बताऊंगा। जो सरकार ने जो एक दायरा दिया है 8वें वेतन आयोग के लिए, उसमें इन चीज़ों को लिस्ट किया है कि आप जब काम करेंगे जी, तो आप इन तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए अपनी सिफारिशें दें। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि सरकार ने आयोग को एक फ्री रन देने से सरकार बची है जी। अब पहला ही जो इसमें पॉइंट है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है देश की वो देखें और फिस्कल प्रूडेंस को देखें। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब क्या है? फिस्कल प्रूडेंस का सीधा मतलब यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट है सरकार का, देखिए पिछले 10 साल के अगर आप कामकाज को आंकने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी जो सफलता इस सरकार की रही है वो रहा है देश में फिस्कल प्रूडेंस को लेकर आने का या फिस्कल कंसोलिडेशन को। 2021-22 की अगर आप बात करेंगे तो देश का फिस्कल डेफिसिट 6.1% पे चला गया था। उसको सरकार घटाकर लेकर आई है 4.8% पे, लेकर जाना है इसको 4.5% पे। तो सरकार ने पहला दायरा आपको ये दे दिया कि आपके पास ठीक है अधिकार है कि आप सिफारिशें दें और सैलरी और पेंशन बढ़ाने का इंतजाम करें, लेकिन इसमें देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक हालात कैसे हैं, इस पर पहले नज़र डालिए। अच्छा, उसमें एक बड़ी चीज़ क्या है, इस वक्त पूरा का पूरी जो दुनिया है वो एक अनसर्टेनिटीज़ के दौर से गुजर रही है। वहाँ पे आयोग को देखना होगा, साथ में देखना ये होगा कि सरकार ने जिस तरह के टैक्स की छूट दी है 12 लाख रुपए तक की और जीएसटी कट किया है, तो इन तमाम चीज़ों को सरकार चाहती है कि आयोग देखे और फिस्कल प्रूडेंस का जो रास्ता, जो एक फिस्कल पाथ जो एक है, उस पर सरकार की गाड़ी बनी रहे, डिरेल ना हो, ये चीज़ें एंश्योर की जाए। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सर, क्योंकि हम लाइव हैं तो हमारे पास लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के जो हमारा शो देख रहे हैं, जिन्हें शायद इनका लाभ भी मिलने वाला है। इसमें नवीन कुमार यादव जी हैं सर, इनका एक सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर ये कितना हो सकता है? कुछ आप इसमें कुछ कमेंट कर पाएँ सर? नहीं, देखिए अभी मेरा मानना ये है और कहना ये है कि अभी किसी तरह की भी स्पेकुलेशन करना जी, वो जल्दबाजी भी होगी। अच्छे खासे जो कर्मचारी संगठन है और वो आते भी रहते हैं मनी 9 के प्लेटफॉर्म पे बार बार, और उसमें इस तरह की जो फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, कितनी डिमांड है, इसको लेके तमाम तरह की चर्चा चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी जो रुकावट थी दरअसल, उसको सरकार ने दूर कर दिया है। वो रुकावट थी कि आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल किया जाए, 8वें वेतन आयोग के गठन को रूपरेखा दी जाए, उसको फाइनल किया जाए। सरकार ने वो सबसे बड़ा स्टेप उठा लिया है। प्रक्रिया चलेगी राज्यों से और जो पीएसयूज थे उनसे दरअसल इनपुट आने थे। जब पिछली बार पार्लियामेंट में जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उनका जब जवाब आया था, एक सवाल आया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अभी इसका जो राज्यों से फीडबैक आना है, और राज्यों ने इस बात की मांग की थी, मैं आपको याद दिलाऊं, राज्यों की तरफ से ये मांग आई थी कि साहब 8वें वेतन आयोग में आप कोई भी फैसला करें उससे पहले राज्यों के इनपुट, राज्यों का फीडबैक जरूर लिया जाए, हमसे सलाह मशवरा जरूर किया जाए, क्योंकि राज्य एज इट इज तकरीबन इन सिफारिशों को अपने लागू करते हैं और उनका फायदा फिर राज्य कर्मचारियों को भी मिलता है सरकारी के। तो अभी किसी तरह की स्पेकुलेशन करना कि कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है,
मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल और आया है। इनका यूट्यूब हैंडल है यादों का सफ़र, यूट्यूब हैंडल है सर इनका, अच्छा नाम है। ये पूछ रहे हैं सर कि हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया है कि 2026 में ही इसका फ़ायदा मिल जाएगा, 18 महीनों में जो रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि क्या 2026 तक मिल जाएगा या कब मिलेगा, और एक सवाल ये भी है कि 2028 तक मिलेगा क्या? नहीं, देखिए 2028 की जो बात है वो ये है कि जब 18 महीने आज से दिए हैं, मान जी। लीजिए आप आज की ही तारीख देख लीजिए या 1 नवंबर से देख लीजिए, तो अगले साल 2026 के नवंबर तक 1 साल हुआ, और उसके बाद का आप मई तक का बात मान जी। लीजिए, तो 2027 के मिड तक आयोग के पास मैंडेट है कि इतना वक्त आयोग ले सकता है जब वो अपनी सिफारिशें दे, 1.5 साल का वक्त। अब 1.5 साल का वक्त आयोग की सिफारिशें आने में लगा, उसके बाद सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री इन सिफारिशों पे गौर करेगी, उसको देखेगी कि कितनी चीज़ें वर्केबल हैं, कहाँ पे जी। इसमें संशोधन होने हैं, कहाँ पे अमेंडमेंट करने हैं। ये करने के बाद इस फाइनल जो अप्रूवल है उसके लिए चीज़ें जाएंगी, और फिर एक बार उसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जाएगी, तब इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। लेकिन पूरा पैसा आपका, बाकी जो सारा, चाहे पेंशनर्स हैं चाहे सैलरीड लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं, उन सबको मिलेगा कब से? वो 1 जनवरी 2026 से देने की बात है। तो तकरीबन 18 महीने 19 महीने का आपको एरियर मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है। ओके। अच्छा सर, एक सवाल इसमें मेरा भी रहेगा, और एक हमारे पास लाइव कमेंट भी आया ये कि डीए का जो मौजूदा जो स्ट्रक्चर है, क्या उसको बदला जा सकता है? और ये सवाल जो है वो नीरज सिंह जी का भी है कि डीए का क्या होगा सर? नहीं, डीए जहाँ तक है अंदाज़ा मेरा, डीए साल में जो 2 बार जिसका ऐलान होता है वो उस व्यवस्था में रह सकता है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है जो मुझे लगती है, अब जो 8वां वेतन आयोग सरकार लेकर आ रही है, जिसमें हमारी भी कुछ वक्त पहले चर्चा हुई थी, पूर्व वित्त सचिव रहे हैं सुभाष चंद्र गर्ग से, तो लगता ऐसा है कि सरकार अब इस पूरी प्रक्रिया को ना, जो आपका पूरा पे पैकेज है उसमें बहुत सारी जो क्लटर्ड हैं चीज़ें, उनको हटा सकती है, इसको एक आसान बना सकती है, प्रेडिक्टेबल बना सकती है सरकार। तो डीए जाहिर तौर पर महंगाई भत्ता, चाहे आपका जो सभी तरह के कर्मचारी, चाहे राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनको मिलता है। तो ऐसे में उसमें अभी 3% की उसमें बढ़ोतरी हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बदलाव होने की वो है। अच्छा सर, एक और सवाल, क्योंकि हमारे पास लगातार अगर आप देखें तो हमारे पास सवाल आते जा रहे हैं इसके ऊपर, और लोग थैंक यू बोल रहे हैं कि हमने टाइम से उनको इन्फॉर्मेशन दी। एक सवाल सर सिद्धांत अवस्थी जी का है, ये पूछ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी इसमें कुछ हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके अभी तक जो सरकार का रुख है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद अभी बिल्कुल हाल में साफ तौर पे संसद में कहा था कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाने की कतई पक्ष में नहीं है, वो नहीं लौटेगी। और उसी लिए सरकार ने पिछले साल यूपीएस का ऐलान किया था, जिसको इस साल 30 जून तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जिसमें एनरोल करने की या ऑप्ट करने की डेडलाइन दी थी, उसके बाद 30 सितंबर तक किया गया, और अब इसको बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है। हालांकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो रिस्पॉन्स आया है कर्मचारियों का वो बेहद हल्का है। आप समझिए कि लगभग 1-1.25 लाख के आसपास ही लोगों ने इसमें एनरोल किया है, और ये सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द इस वक्त का है, क्योंकि सरकार ने जब यूपीएस को लेकर आई थी सरकार, और टीवी सोमनाथन की अगुवाई में ये पूरा पैनल बनाया गया था, तब सरकार को लगा कि जब इसका ऐलान किया गया कि यहाँ से एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी यूपीएस, और बड़ी तादाद में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उलट हुआ है, और अब जो स्थिति है वो ये है कि 9 नवंबर को जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए को फिर से बहाल करने के लिए आंदोलन करने वाले हैं। तो मुझे फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई देता कि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाने के किसी पक्ष में है। फिलहाल तो यही स्थिति है। एक बार 30 नवंबर के बाद क्या सरकार को फिर से बढ़ानी पड़ेगी डेडलाइन, ये देखने वाली बात होगी।